Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ पब्लिक अवेयरनेस के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़दाम भी है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। हमारा आज का टॉपिक बेस करता है, कनेक्टेड है वरासत के मामलात से कि वरासत किसकी जायदाद में से किसका कितना हिस्सा होगा। औलाद, बेटा बेटी, शोहर बीवी, माँ बाप, बहन भाई, इनका कितना हिस्सा होगा। या अगर शोहर बीवी औलाद ये कलाला हैं, कलाला कहते हैं उस शख्स को जिसका ना कोई आगे ना पीछे, ना बहन भाई, ना माँ बाप, ना बीवी बच्चे, उसकी जायदाद का वारिस कौन होगा। इलेजिटिमेट को जायदाद में से हिस्सा कितना मिलेगा। बीवी की जायदाद में से शोहर का कितना हिस्सा होगा। शोहर की जायदाद में से बीवी या बीवियों का कितना हिस्सा होगा। बाप की जायदाद में से बेटे या बेटी का कितना हिस्सा होगा। बेटे की जायदाद में से बहन या माँ बाप का हिस्सा कितना होगा। बेटी की जायदाद में से भाई या माँ बाप का हिस्सा कितना होगा। माँ बाप की जायदाद में से, इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ बताऊंगा किसकी जायदाद में से किसका कितना हिस्सा बनता है। और जो बेसिक चीज़ है, सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला ने जायदाद का तरीक़ेकार कैसे तकसीम किया है, ये तमाम तरीक़ेकार को मैं सूरत निसा से भी एक्सप्लेन करूंगा। कुरान पाक की सूरत नंबर 4 सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला ने जायदाद की तकसीम को कैसे वज़ा फरमाया है। सूरत निसा की उन आयात को भी मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, उनकी तशरीह उर्दू के अंदर इंटरप्रेशन के अल्लाह ताला उनके अंदर क्या फरमाता है, कैसे तकसीम करना है। इस लेक्चर को डिटेल और कंप्रीहेंसिव वे के अंदर हमने तैयार किया है ताकि जायदाद के तमाम एस्पेक्ट से, तमाम पहलुओं से, हर तरीके से इसको खोल कर आपके साथ शेयर किया जाए, आपको इसकी आसानी से समझ भी आ सके और आपको पता होगा किसकी जायदाद के अंदर किसका कितना हिस्सा है। इस लेक्चर को मुकम्मल सुनने के बाद आपको इसके बाद जायदाद के इशू से कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं तमाम रिश्तों की जायदाद, हर वो जायदाद जो इस्लाम ने और कानून ने मेंशन कर दी कि इसकी जायदाद इसको मिल सकती है, वो तमाम रिश्तों को कंप्रीहेंसिवली अकॉर्डिंग कुरान पाक की 4th सूरत सूरत निसा के मुताबिक उसकी आयत पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली और हमारे कवानीन के मुताबिक जायदाद की तकसीम के जामे और मुकम्मल तरीके को आपके साथ शेयर करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें, ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर से रह ना जाएँ, आपको बर वक्त हर अपलोडिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मज़ीद बरा हम शुक्रिया अदा करेंगे राइस साजिद अली साहब का, जिन्होंने इस लेक्चर को तैयार करने में हमारी ना सिर्फ मदद की, हमें बहुत से लीगल पॉइंट्स के बारे में भी बताया कि जायदाद की तकसीम के तरीक़ेकार को किस तरीके से इनिशिएट किया जाता है, कैसे इसको आगे फर्दर प्रोसीड किया जाता है, कहाँ से इसका बेहतर रेफरेंस मिल सकते हैं, किन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इस मामले में हमारे साथ राइस साजिद अली साहब ने बहुत ज़्यादा ताउन भी किया, हमारे साथ मुआवनत भी की। मज़ीद राइस साहब के फ़ोन नंबर्स, उनके एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं किसी भी कानूनी इशू के ऊपर, किसी भी कानूनी मामलात के ऊपर। वो आपको बेहतर गाइडेंस भी देंगे, एक बेहतर वे भी प्रोवाइड करेंगे लीगल कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए, इन फर्दरनेस उनकी प्रोसीडिंग के लिए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, वरासत की तकसीम का जामे और मुकम्मल तरीक़ेकार। बाप की जायदाद, माँ की जायदाद, शोहर की जायदाद, बीवी की जायदाद, बेटे की, बेटी की, पेरेंट्स की, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया, मामू, इन सब की जायदाद के अंदर कौन कौन कितना किस तरह से वारिस होगा, हकदार होगा, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो भी मतवफ़ी होंगे, जायदाद के हकदारान होंगे, उनके लिए जो सबसे पहले इनिशियल काम है वो ये कि जिसकी जायदाद है सबसे पहले उसके, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन, उसकी कब्र दफन, उसकी कफन दफन कब्र के इंतज़ामात उसकी जायदाद में से किए जाएँ, उसकी प्रॉपर्टी में से किए जाएँ, फिर उसके कर्ज़ को अदा किया जाए। ये दो काम करने के बाद उसकी जायदाद को आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा, पार्टीशन की जाएगी, तकसीम किया जाएगा। जायदाद की तकसीम के अंदर जायज़ हकदारान जैसे कि मैंने आपको बता दिया, शोहर बीवी, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, बेटा बेटी एट्सेट्रा। शुरू करते सबसे पहला पार्ट, शोहर की जायदाद में से बीवी या बीवियों का हिस्सा। इसके बाद हम बाप, आगे फर्दर तरतीब वाइज हम करते जाएंगे। सबसे पहले शोहर की जायदाद में से एक बीवी या बहुत सी, अगर 2, 3, 4 बीवी हैं तो उनका हिस्सा कितना होगा।
अगर एक या एक से ज़ायद बीवियाँ होंगी तो वही हिस्सा तकसीम होगा। अगर औलाद नहीं है उस बीवी के पास या बीवियों के पास या शोहर के पास तो 1, अगर औलाद नहीं है तो 1/4 1/4, अगर औलाद है तो 1/8 1/8 हिस्सा बीवियों में तकसीम होगा। अगर शोहर की औलाद है तो जायदाद का 8वां हिस्सा बीवी का, छठा हिस्सा 1/6 शोहर के वालिदैन का और बाकी बच्चों के अंदर तकसीम होगा। अगर शोहर की औलाद के अंदर फ़कत लड़कियां हैं, 2 या 2 से ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा लड़कियों का, बीवी के लिए 8वां हिस्सा, चूंकि वही औलाद वाला, कि अगर औलाद है तो बीवी को 1/8, तो बीवी को 1/8 मिलेगा। जायदाद का छठा हिस्सा 1/6 शोहर के वालिदैन का। अगर शोहर की औलाद में सिर्फ एक लड़की है तो जायदाद का आधा हिस्सा 1/2 लड़की का, बीवी की जायदाद का वही 1/8 और बाकी उसके वालिदैन का 1/6। अगर शोहर की औलाद नहीं तो बीवी का 1/4 और बाकी शोहर के वालिदैन का होगा, उसके भाई का, उसकी बहन भाइयों का होगा, उसके वालिदैन का और उसके बहन भाइयों का होगा। अगर कोई बीवी शोहर की जायदाद तकसीम से पहले फौत होगी तो उसका हिस्सा नहीं निकलेगा। अगर बेवा ने शोहर की जायदाद तकसीम से पहले दूसरी शादी कर ली तब भी उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर बेवा ने शोहर की जायदाद से, मतलब कि उसके हस्बैंड की डेथ हुई और अभी उसकी जायदाद तकसीम नहीं हुई, हस्बैंड की जिसकी डेथ हुई, और बीवी ने किसी दूसरे के साथ निकाह कर लिया, शादी कर ली, तब भी उसको जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो तब तक निकाह नहीं करती जब तक कि जायदाद की तकसीम नहीं होती और जायदाद उसको मिल जाए और फिर वो किसी और से निकाह करे तो इसके ऊपर कोई कदगन नहीं, कोई मुमानत नहीं, कोई रोक नहीं। अगर बेवा ने हिस्सा लेने के बाद शादी की तो इसे हिस्सा वापस नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं जी बीवी की जायदाद में से शोहर का हिस्सा या उसके जो लीगल हेयर्स हैं उसका हिस्सा। बीवी की जायदाद में शोहर का हिस्सा 1/2 या 1/4। अगर तो औलाद नहीं होगी तो आधा हिस्सा शोहर का होगा और आधा बीवी के माँ बाप बहन भाइयों का। अगर बीवी को औलाद नहीं है तो शोहर के लिए जायदाद का निसफ और निसफ हिस्सा बीवी के माँ बाप का। अगर बीवी की औलाद है तो शोहर के लिए जायदाद का 1/4 और 1/6 बीवी के माँ बाप का और बाकी बच्चों का। अगर बीवी की औलाद में फ़कत लड़कियां हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा, जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का, शोहर के लिए वही 1/4, वही शोहर के लिए वही 1/4 और बाकी जायदाद वालिदैन के लिए। अगर बीवी की औलाद में सिर्फ एक लड़की है तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का, 1/4 शोहर का और 1/6 जो है वो पेरेंट्स का। अगर शोहर बीवी के वालिदैन की तरफ से जायदाद मिलने से पहले फौत होगा तो शोहर का हिस्सा नहीं निकलेगा। सेम ऊपर वाली बात। अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत होगी और इसके बच्चे हैं तो बीवी का अपने वालिदैन की तरफ से हिस्सा निकलेगा और इसमें शोहर का हिस्सा 1/4 होगा बाकी बच्चों का। यानी कि जो बीवी के माँ बाप हैं उन्होंने जायदाद अभी तकसीम नहीं की और बीवी की डेथ हो जाती है तो उस बीवी का हिस्सा निकलेगा। अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत होगी तो इसकी औलाद भी नहीं तो इसके शोहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर औलाद है तो फिर शोहर को भी हिस्सा मिलेगा, औलाद को भी। अगर औलाद नहीं है तो फिर शोहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब बात है तीसरी स्टेज के ऊपर, बाप की जायदाद में से औलाद का हिस्सा। बाप की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा होगा। यानी कि अगर 100 रुपये की प्रॉपर्टी है तो एक लड़के की जो प्रॉपर्टी है वो इतनी होनी चाहिए कम से कम कि 2 लड़कियों के बराबर उसका हिस्सा बनेगा। बाप की जायदाद में पहले बाप के वालिदैन यानी कि दादा दादी का छठा, उसके पेरेंट्स का, बाप के जो वालिदैन है उनका छठा हिस्सा, बाप की बेवा यानी कि माँ का 8वां हिस्सा निकलेगा और बाकी जायदाद औलाद में तकसीम होगी। अगर औलाद में फ़कत लड़की हैं 2 या 2 से ज़्यादा तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का, 8वां हिस्सा बेवा माँ का, 8वां हिस्सा बेवा माँ का और बाकी बाप के वालिदैन का। अगर एक लड़की है तो जायदाद का निसफ हिस्सा बेटी का, 8वां हिस्सा बेवा माँ का और 1/6 पेरेंट्स का। अगर बाप जायदाद की तकसीम से पहले ही मर गया, जिंदा नहीं, तो इसका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अगर उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसकी आगे फर्दर नस्ल है तो उसका हिस्सा निकाला जाएगा उसी हिसाब से। अगर किसी बहन की माँ बाप की जायदाद की तकसीम से पहले वफात हो जाए और उसके शोहर और बच्चे हैं तो फिर उसका हिस्सा निकलेगा और उसके शोहर और बच्चों को उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे नहीं है तो फिर शोहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। माँ की जायदाद में से औलाद का हिस्सा, फोर्थ स्टेज। माँ की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर। सेम वही, अब जो बाप की तरफ से असूल है वही माँ की तरफ से भी असूल है। औलाद पर जो एप्लीकेबल होता है, एक लड़का 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा लेगा। माँ की जायदाद उसके वालिदैन का हिस्सा निकालने के बाद औलाद में तकसीम होगी। अगर औलाद में फ़कत लड़कियाँ हैं 2 या 2 से ज़्यादा तो 2/3 लड़कियों का, बाप के लिए 1/4 हिस्सा और बाकी जायदाद माँ के वालिदैन के लिए। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की है तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का, 1/4 उसके शोहर का और बाकी 1/6 माँ बाप का। अगर माँ के वालिदैन जायदाद की तकसीम के वक्त जिंदा नहीं तो उनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। अगर बाप भी जिंदा नहीं तो बाप का हिस्सा भी नहीं निकाला जाएगा। माँ की पूरी जायदाद इसके बच्चों में तकसीम होगी। मतलब कि माँ के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी जिंदा नहीं तो पूरी जायदाद बच्चों में तकसीम होगी। अगर माँ की पहले शोहर से कोई औलाद है तो वो बच्चे भी माँ की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार होंगे। मतलब कि एक औरत
दूसरा निकाह करती है, उससे पहले भी उसने एक निकाह किया था, उससे उसके 2 बच्चे हैं, दूसरे निकाह से उसके 2 बच्चे हैं, तो दोनों जो बच्चे हैं, जो दोनों शोहरों से, दोनों खामदों से जो 2-2 बच्चे हैं, ये चारों बच्चे उस माँ की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार होंगे। 5th स्टेज, 5वीं स्टेज जायदाद की तकसीम की, बेटे की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अगर बेटे की औलाद हो तो वालिदैन के लिए जायदाद का 1/6 हिस्सा। अगर वालिदैन में सिर्फ माँ बाप हों तो छठा हिस्सा माँ को मिलेगा, और अगर बाप हो तो छठा हिस्सा बाप को मिलेगा। अगर दोनों हो तो 1/6 दोनों में बराबर तकसीम होगा। अगर अकेली माँ है तो 1/6 अकेली माँ को, अगर अकेला बाप है तो 1/6 अकेले बाप को, अगर दोनों माँ बाप जिंदा हैं तो 1/6 दोनों को मिलेगा। अगर बेटे की औलाद नहीं है लेकिन बेवा है और बेवा ने शोहर की जायदाद तकसीम होने तक शादी नहीं की तो इसकी जायदाद का 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी जायदाद बेटे के वालिदैन को। यानी कि एक शख्स की मौत हो जाती है, उसकी बेवा अभी तक बैठी है, उसकी बेवा ने दूसरी शादी नहीं की, तो जायदाद का 1/4 1/4 हिस्सा उसकी बेवा को मिलेगा और बाकी माँ बाप को। अगर बेटे की औलाद में फ़कत लड़कियां हैं, 2 या 2 से ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 लड़कियों का और बेटे की बेवा के लिए 8वां हिस्सा और बेटे के वालिदैन के लिए 6ठा हिस्सा। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की है तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का, बेटे की बेवा के लिए 8वां हिस्सा और वालिदैन के लिए 6ठा हिस्सा। अगर बेटा रंडवा है, इसकी कोई औलाद नहीं, तो इसकी जायदाद की वारिस इसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा और 2/3 बाप के लिए और बाप के लिए 1/3 माँ के लिए, 2/3 बाप के लिए। अगर बेटे के बहन भाई भी हैं तो इसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा, बेटे की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अब आते हैं 6th स्टेज, बेटी की जायदाद के अंदर वालिदैन का हिस्सा क्या होगा। अगर बेटी की औलाद है तो वालिदैन के लिए जायदाद का 1/6 1/6 हिस्सा। अगर वालिदैन में सिर्फ माँ बाप हैं तो 6ठा हिस्सा माँ को मिलेगा, अगर सिर्फ बाप है तो 6ठा हिस्सा बाप को मिलेगा, अगर दोनों हैं तो दोनों को बराबर 6ठा हिस्सा तकसीम किया जाएगा, दोनों को 6ठा हिस्सा मिलेगा और बराबर तकसीम किया जाएगा। अगर बेटी की औलाद नहीं लेकिन शोहर है तो शोहर को जायदाद का आधा हिस्सा निसफ हिस्सा मिलेगा और बाकी जायदाद बेटी के वालिदैन को। अगर बेटी की औलाद में फ़कत लड़कियां हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2/3 बेटियों का, शोहर का 1/4 और बाकी उसके बेटी के वालिदैन का। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की है तो निसफ हिस्सा, आधा हिस्सा बेटी का, 1/4 हिस्सा शोहर का 1/4 और 1/6 वालिदैन का। अगर बेटी बेवा है, उसकी औलाद भी नहीं, तो जायदाद की वारिस इसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 और अगर बेटी के बहन भाई हैं तो माँ के लिए जायदाद का 1/6 और बाकी हिस्सा बाप को मिलेगा। कलाला के बारे में आपको बता चुका। कलाला ऐसा शख्स जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ना औलाद, ना बीवी, ना बहन, ना भाई। अगर औरत है तो ना हस्बैंड, ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना औलाद बच्चे। अगर साहिब मिरास औरत कलाला हो तो इसके सगे बहन भाई भी ना हो, और अगर इसका एक सौतेला या कोई सौतेले हो तो इनके लिए जायदाद का 1/6 और अगर एक सौतेली बहन हो तो इसके लिए जायदाद का 1/6। यानी कि अगर कलाला है, उसके सगे बहन भाई नहीं, ना माँ बाप है, ना औलाद है, ना कोई और अजीज़ो कारब, तो उसके सौतेलों के लिए 1/6 जायदाद का। अगर बहन भाई तादाद में ज़्यादा हो तो सब जायदाद 1/3 में शरीक होंगे। अगर बहन भाई, जो सौतेले बहन भाई हैं, वो ज़्यादा हो तादाद में या सगे बहन भाई, तो 1/3 सभी में तकसीम होगी और बाकी जायदाद करीबी रिश्तेदारों में, अगर दादा दादी, नाना नानी ज़िंदा हों, चचा ताया, फूफी, खाला, मामू, इनकी औलादें जो ज़रूरतमंद हों और इनमें तकसीम की जाएगी जो किसी के लिए ज़र रसा ना हो, और इनमें बराबर तकसीम की जाएगी जो किसी के लिए ज़र रसा ना हो। अगर कलाला के सगे बहन भाई हों, कलाला मर्द या औरत हलाक हो जाए, उसकी एक बहन हो, इसकी एक बहन के लिए जायदाद का निसफ हिस्सा और बाकी रिश्तेदारों के अंदर ज़रूरतमंदों के मुताबिक तकसीम की जाएगी। अगर इसकी 2 बहनें हों तो इनके लिए जायदाद का 2/3 2/3 हिस्सा और बाकी करीबी रिश्तेदारों में तकसीम की जाएगी। अगर इसका एक भाई हो तो सारी जायदाद भाई ही वारिस होगा। अगर उसका सगा भाई कलाला का है, औलाद नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो वो एक भाई उसकी तमाम जायदाद का वारिस होगा। अगर भाई बहन मर्द और औरतें हों तो सारी जायदाद इन्हीं में तकसीम होगी। मर्द के लिए दुगना हिस्सा जो कि औरत के लिए औरत की निस्बत है। और आगे कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ और अल्लाह हर शय को जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत निसा आयत नंबर 33, और हर तरके के लिए जो माँ बाप और अजीज़ो कारब छोड़े हमने वारस करार दी हैं और जिनसे तुमने अहद कर लिए हैं इनका हिस्सा इनको दो, बेशक अल्लाह हर शय पर गवाह है। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 7, मर्दों के लिए इसमें जो इनके वालिदैन और अकरबा छोड़े एक हिस्सा और औरतों के लिए इसमें जो इनके लिए वालिदैन और अकरबा छोड़ें थोड़ा या ज़्यादा मुकर्रर किया है एक हिस्सा। और जब रिश्तेदार यतीम मस्कीन तकसीम के मौके पर हाजिर हों तो इनको भी इसमें से कुछ दें और इनसे नरमी से कलाम करें। ये भी अल्लाह ताला सूरत निसा के अंदर आयत नंबर 4 में फरमाते हैं। और दोबारा अल्लाह ताला सूरत निसा आयत नंबर 11 में फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा, और अगर फ़कत लड़कियां हैं 2 या ज़ायद तो तरके का 2/3 हिस्सा इनके लिए, और अगर वो एक लड़की है तो इसके लिए निसफ हिस्सा। और वालिदैन में से हर एक के लिए अगर मुतफ़्फ़ी की औलाद हो तो तरके का 6ठा हिस्सा, अगर मुतफ़्फ़ी की कोई औलाद नहीं है तो इसके वालिदैन के लिए इसकी विरासत में माँ बाप के लिए तरके का 1/3 हिस्सा, और अगर मुतफ़्फ़ी की बहन भाई हैं तो इसके लिए माँ बाप के लिए 6ठा हिस्सा।
और तामील वसीयत वो जो कर गया या बाद इस कर्जों के तुम नहीं जानते तुम्हारे अबाओ या तुम्हारी बेटियों में से नफा रसाई में कौन से करीब तर हैं, ये अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है, बेशक अल्लाह जानने वाला साहिब हिकमत है बेशक। और दोबारा अल्लाह ताला और फिर सूरत निसा के अंदर आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो जो कि तरका तुम्हारी औलाद बीवियां छोड़े तुम्हारे लिए इसका निसफ हिस्सा, और अगर इनके लिए औलाद हो तो तुम्हारे लिए इस तरके का जो वो छोड़े 1/4 चौथाई हिस्सा। इस वसीयत की तमील के बाद जो वो कर गई या कर्ज की अदायगी के बाद अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो जो तरका तुम छोड़ो इन औरतों के लिए इसका चौथाई हिस्सा, और जो तुम्हारी औलाद हो इनके लिए औरतों के इस तरके में से 8वां हिस्सा जो तुम छोड़ो बाद तामील वसीयत जो तुमने दोनों या कर्ज की अदायगी के बाद अगर साहिब मिरास हो मर्द या औरत कलाला और इसके बहन भाई और दोनों में से हर एक के अंदर बराबर 1/6 हिस्सा होगा। अगर वो तादाद में इससे ज़्यादा हो तो बाद ऐसी किसी वसीयत की तमील जो किसी के लिए ज़र रसा ना हो अदायगी कर्ज की वो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये वसीयत मनजानब अल्लाह है और अल्लाह जानने वाला और बुर्दबार अल्लाह जानने वाला और बुर्दबार है। ये तो कुछ आयत थी जिसके अंदर अल्लाह ताला सूरत निसा के अंदर फरमाता है, उन आयत का मैंने जिक्र किया। बेहतरीन तरीका जायदाद की तकसीम का अल्लाह ताला सूरत निसा के अंदर वजाहत के साथ बयान फरमाता है, और ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये सूरत निसा और हमारे जो कानूनी कंपैरिजन है उसके ज़रिए मैंने बताया, और तकरीबन ये सूरत निसा ही का एक वजूद है, एक अक्स है। जैसे सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला ने जायदाद का हिस्सा तकसीम किया है, तमाम हिस्सा मैंने उसी तरह से एक्सप्लेन किया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने तमाम हल्का अहबाब में, सोशल सर्कल के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जायदाद की तकसीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।